टाटा ट्रस्ट में नियुक्तियों और गवर्नेंस के मुद्दे पर ट्रस्टियों के बीच कथित झगड़े की खबरों के बीच मंगलवार को टाटा ग्रुप के शीर्ष नेतृत्व ने गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन न्यूल टाटा और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन भी शामिल थे। सर, क्या दखल देगी सरकार एक कॉरपोरेट के विवाद में? सरकार टाटा समूह का विवाद गंभीर हो रहा है और इसका असर हमें टाटा समूह के स्टॉक्स पर, कंपनियों पर दिख रहा है। 400 के आसपास कंपनियां हैं, इतना बड़ा 156 साल पुराना समूह है। और हमने एक दौर रतन टाटा के दौर में देखा था जब रतन टाटा के साथ शपूरजी पोलनजी परिवार का विवाद हुआ था। लगभग विवाद उसी दिशा में पहुंच रहा है। दो धड़ों में बंट गया है टाटा बोर्ड, ये समझना जरूरी है। एक समूह ऐसा है जिसमें कि नोएल टाटा, जिनको कि रतन टाटा नियुक्त करके गए थे, वेणु श्रीवास्तवन, विजय सिंह एक तरफ है और दूसरी तरफ मेहिल मिस्त्री, डारियस खंभाटा, सिटी बैंक के सीईओ प्रमित जवेरी और पुणे के एक उद्योगपति जहांगीर हॉस्पिटल के चेयरमैन जहांगीर सिंह जहांगीर एक तरफ है। विवाद उसी इस तरीके का है जो हमने पिछले दिनों में जो पहले देखा था। इस विवाद में यह माना जा रहा है कि नोएल टाटा और उनके समूह ने जो शपूरजी पोलनजी ग्रुप से और मेहिल मिस्त्री का जो समूह है उसके साथ तमाम जानकारियां नहीं की, नियुक्तियों में उन्हें शामिल नहीं किया। विवाद विजय सिंह की नियुक्ति को लेकर हुआ था। मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर है और इसलिए पहली बार ऐसा दिख रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के पास ये पूरा मामला पहुंचा है। गृह मंत्री अमित शाह से नोएल टाटा और दो तीन लोगों ने मुलाकात भी की है और उन्हें बताने की कोशिश की। सरकार की चिंता ये है कि इतने बड़े समूह में ये विवाद आने वाले दिनों में कंपनियों में निवेश पर बड़ा असर डाल सकता है। सरकार ने हालांकि प्रत्यक्ष रूप से किसी दखल की बात तो नहीं कही है, पर एक कहा है कि जो व्यवस्था रतन टाटा की तरफ से दी गई थी और जो टाटा समूह, टाटा सन्स के बोर्ड की व्यवस्थाएं हैं, उन्हें पूरी तरह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। टाटा समूह के लिए शुभ में एक और बड़ी चुनौती यह है कि टाटा समूह इस समय कई सारे और मामलों में भी उलझा हुआ है। जैसे कि टाटा समूह रिजर्व बैंक से प्राइवेट समूह बने रहने के मामले को हल कराने की कोशिश कर रहा है। आरबीआई का कहना है कि इतनी बड़ी होल्डिंग कंपनी प्राइवेट नहीं रहनी चाहिए। टाटा सन्स शपूरजी पोलनजी समूह के पूरी तरह से बोर्ड से एग्जिट पर भी बात कर रहा है कि वो अपनी हिस्सेदारी बेचकर निकल जाएं, जिस पर विवाद होता है। इस बीच में ये विवाद टाटा समूह की कंपनियों के भविष्य को लेकर असमंजस और आशंका पैदा कर रहा है। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को लोन डूबने की प्रोविजनिंग से जुड़े नए नियम का ड्राफ्ट जारी किया है। संभावित क्रेडिट लॉस यानी ईसीएल के नए नियम मौजूदा प्रोविजनिंग नियमों की जगह लेंगे। रिजर्व बैंक का कहना है कि नए नियमों का मकसद देश के क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत करना है। सर, नई व्यवस्था में कौन से बड़े बदलाव हो रहे हैं? ये बहुत प्रतीक्षित और प्रत्याशित व्यवस्था थी जिसकी का संकेत आरबीआई ने अपनी ताजी मॉनेटरी पॉलिसी में भी दिया था। जो ईसीएल एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का ढांचा है अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से, उसमें बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। पुराने सिस्टम में बैंक प्रोविजनिंग तब करते थे जब डिफॉल्ट हो जाता था, लेकिन जो नया ईसीएल सिस्टम है इसमें बैंक्स पहले से समझने की कोशिश करेंगे, लोन देते समय हर रिपोर्टिंग तारीख पर एक्सपेक्टेड लॉस का प्रावधान करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों से यह कहा जाता है कि डिफॉल्ट के बाद वो प्रावधान ना करें, डिफॉल्ट से पहले ही उसका प्रावधान करें। तो ये परिस्थिति ऐसी होगी कि जैसे किसी ने बैंक से कर्ज लिया है और उसका कर्ज कहीं थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस में आता दिखाई दे रहा है रिपोर्टिंग तारीख पर, तो बैंक उसके लिए प्रोविजनिंग करना शुरू करेंगे। इसके अलावा इसे 3 स्तर पर बांटा गया है। सामान्य लोन जिनमें जोखिम नहीं बढ़ा और 12 महीने के संभावित नुकसान के लिए प्रावधान करना पड़ेगा। लोन जिनमें जोखिम बढ़ा है लेकिन डिफॉल्ट नहीं हुआ, पूरी लोन की अवधि के लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी और डिफॉल्ट हो चुके लोन में पूरे नुकसान के लिए प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। प्रोविजनिंग का मतलब होता है कि बैंक अपने कैपिटल से पैसा निकालकर इसके बदले सामने रखते हैं, जिससे कि अगर यह लोन डूब भी जाए तो बैंक के पास उतनी पूंजी रहे। जैसे कि अनसिक्योर्ड लोन में स्टेज 1 में 1%, स्टेज 2 में 5% और प्रोजेक्ट फाइनेंस में करीब 1.2 से 5 से 1% के आसपास करना होगा। अनसिक्योर्ड लोन को इस दायरे में लाकर अब इस पूरे ईसीएल ढांचे को, क्रेडिट के ढांचे को थोड़ा ज्यादा चुस्त बनाया जा रहा है। लागू कब से होगा? 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा और 2031 तक इसका पूरा ट्रांजिशन होगा। मतलब 2027 से 3 साल के भीतर, 3 से 4 साल के भीतर इसे क्रमशः लागू किया जाएगा, क्योंकि तत्काल बैंकों की पूंजी पर बड़ा असर न पड़े। सर, बैंकों पर इसका क्या असर होगा? पूरी बैंक की जो व्यवस्था है
बैंकों के लिए तात्कालिक तौर पर तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी 2027 से, जैसा माना जा रहा है, क्योंकि जोखिम वाले और अनसिक्योर्ड लोन भारत में बड़ी चुनौती है बैंकों की, और उसमें डिफॉल्ट का प्रेशर शुरुआती दिनों से ही दिखने लगता है। तो इसलिए उसके लिए इनको पहले से पूंजी का प्रोविजन करना पड़ेगा, और उन्हें एडवांस में पूंजी भी चाहिए होगी बैंकों को। इसलिए आरबीआई ने इतना समय दिया है कि बैंक अभी से लेकर 2025 से लेकर 2026 तक अपने लिए पूंजी की व्यवस्था कर सके। बाद में जोखिम वेटेज बदलेंगे तो धीमे धीमे प्रभाव कम होगा, लेकिन तात्कालिक तौर पर पूंजी ज्यादा देनी पड़ेगी। अच्छा, नए जोखिम वेटेज आ गए हैं एमएसएमई के लिए, रियल एस्टेट लोन के लिए, जो जिनमें आरबीआई ने जो डिफॉल्ट के डेटा आए थे उनका इस्तेमाल किया और ये समझने की कोशिश की है। प्रोजेक्ट फाइनेंस के में भी थोड़ा सा बैंकों पर प्रभाव होगा जिनके जोखिम वेटेज ज्यादा होंगे। तो बैंकों को यहां से अगर हम निवेशकों की दृष्टि से देखें या जमाकर्ताओं की दृष्टि से देखें तो ईसीएल आने वाले 5-6 महीनों में बैंकों की तरफ से नई पूंजी जुटाने के जुगाड़ों को प्रभावित करेगा, प्रोत्साहित करेगा। बैंकों को नई पूंजी की व्यवस्था करनी होगी, जिसका असर उनकी फाइनेंसिंग पर, उनके बाजार से कर्जों पर दिखाई देगा। और अब कुछ ही घंटे बचे हैं गोल्ड के वेबिनार में, जो 11 अक्टूबर को होने वाला है। इस दिवाली पर अगर आप गोल्ड में कुछ खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो धनतेरस दिवाली से पहले ये वेबिनार ज़रूर सुन लीजिए, शायद आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और अगर आपको कोई ख़ास ऑफ़र चाहिए, या अगर आपको लगता है कि आप इसके साथ साथ एक और वेबिनार जो 25 को होना है वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप संपर्क करिए बोनस की टीम से, और जितनी जल्दी हो सके ये रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे, अन्यथा आप इसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे।